नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी और एकलव्य एकेडमी और चलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि हम आपको ग्रामीण प्रवेश समय से करवाएंगे, उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं इसका पार्ट 3, यानी ये है क्लास नंबर 3। इसमें आज हम देखने वाले हैं ग्रामीण प्रवेश से जुड़ी या ग्रामीण समाज और विकास से जुड़ी हुई प्रमुख योजनाएं, जो कुछ समय पहले जब भारत आज़ाद हुआ उससे लेकर के वर्ष 2014 तक की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनको आज हम देखेंगे और बहुत हद तक इसके चांस हैं कि आपको ये पेपर में मिलें। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहली इंपॉर्टेंट योजना है, जो हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, ना केवल ग्रामीण प्रवेश के लिए बल्कि सामान्य परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। इस योजना का नाम है सामुदायिक विकास योजना, या इसे बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस तरीके की जो योजनाएं आगे भी आएंगी उनमें आपको याद क्या रखना है, उनमें आपको याद रखना है इनका डेट। सबसे महत्वपूर्ण तो बस यही है कि पेपर में सीधे सीधे ये पूछ लेगा कि बताइए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, तो आपको बस सीधा सीधा याद रखना है 1948 में यूपी से इसको स्टार्ट किया गया एज अ पायलट प्रोजेक्ट। बाद में जाकर के 1952 में से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो सिंपल से ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और तीसरा, यदि कोई इसमें महत्वपूर्ण बात है, कोई इंपॉर्टेंट टारगेट है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप उसको याद रख सकते हैं। सामान्य रूप से बस आपको डेट पर ही फोकस करना है और यूपी से अगर जुड़ा हुआ कुछ है तो उसको तो देख ही लेना। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, तो देखो परिभाषा में लिखा हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम संपूर्ण समुदाय के विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभाग के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। यानी नाम से स्पष्ट है, सामुदायिक विकास, पूरे समुदाय का विकास हमें इसके अंदर करना होता है और इसमें हम जनता के सहयोग से ही उनका विकास करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में साथियों कि इसकी जो स्टार्टिंग है ये 1948 में होती है उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिले से। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यूपी इसमें इन्वॉल्व हो गया, यूपी स्पेशल का सवाल हो गया। बिल्कुल पेपर में आपसे पूछ लेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किन जिलों से किया गया था, तो आपको याद रखना है वो जिले हैं इटावा और गोरखपुर, ठीक है ना। बाद में जब यहां से ये सफल हो गया तब जाकर के 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करवाने में अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान था। यह भी आपको याद रखना है कि अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन की मदद से ही ये भारत में शुरू हो सका। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसमें याद रखने हैं। इसके अलावा अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी कासगंज और एकलव्य पीसीएस, वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। चले देखते हैं दूसरी योजना। दूसरी जो योजना है वो है भारत में भूमि सुधार अथवा भू सुधार। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रामीण प्रवेश में, स्पेशली ये पूरा का पूरा टॉपिक ही दिया हुआ है। तो ना केवल हम इसे योजनाओं में देख रहे हैं, योजनाओं में तो हम छोटे स्तर पे इसको देखेंगे, बल्कि मैं बाद में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा आपको कि आखिरकार भारत में लैंड रिफॉर्म कैसे हुए हैं, भूमि सुधार कैसे हुए हैं। सबसे पहले सामान्य बात करते हैं कि भूमि सुधार है क्या। तो देखिए लिखा हुआ है, देश की स्वतंत्रता के समय भूमि का स्वामित्व केवल कुछ लोगों के पास था। जब हम आज़ाद हुए तो उस समय भारत में जमींदारी प्रथा थी, यानी समाज के कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कुछ लोग उन ज़मीनों पर काम करके बस अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसको हम जैसे बोलते हैं बटाई, इसको बोला जाता है सामान्य भाषा में, इसको बटाई कहते हैं। मतलब जिसकी खेती होती है या जिसकी ज़मीन है वो काम नहीं कर रहा है, उसने क्या किया, अपनी ज़मीन किराए पर दे दी, इसको बोला जाता है बटाई प्रणाली। उत्तर प्रदेश में ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो जब हम बात करते हैं आज़ादी के समय की, तो जमींदारी प्रथा थी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे और वो जमींदार क्या करते थे, वो जमींदार अपनी ज़मीन को बटाई पर दिया करते थे किसानों को। किसानों का काम इसमें केवल इतना होता था कि वो खेती करें और उससे जो भी अनाज हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा जमींदार को दें और खुद एक छोटा हिस्सा रख करके अपना जीवन यापन करें। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने तय किया कि भैया इसको चेंज किया जाए और भूमि का बंटवारा समान रूप से किया जाए, इसीलिए हमें आवश्यकता हुई भूमि सुधार की। देखिए लिखा हुआ है, देश की स्वतंत्रता के समय भूमि का स्वामित्व केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था। इससे किसानों का शोषण बढ़ता गया, साथ में ग्रामीण आबादी की सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में भी यह एक प्रमुख बाधा था। ऑब्वियस बात है, जब समाज के केवल एक वर्ग के पास ही सारी जमीनें होंगी तो समाज का विकास कैसे हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है जमीनों का समान बंटवारा किया जाए। इसलिए 1950 से 1960 के दशक में भूमि स्वामित्व के विभिन्न कानूनों
के माध्यम से इस पूरी के पूरी प्रणाली को सुधार करने का प्रयास किया गया, जिसको हम नाम देते हैं भूमि सुधार। देखिए यहां मैं केवल भूमि सुधार के बारे में सामान्य बात कर रहा हूं, बाकी जब हम भूमि सुधार का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा लैंड रिफॉर्म इंडिया में कैसे कैसे हुए हैं, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या था, इनकी हम विशेष चर्चा करेंगे। सामान्य के लिए अभी आप इतना समझिए कि भारत में भूमि सुधार 1950 से 1960 के दशक में शुरू हुआ है और 1972 में केंद्र सरकार ने इस पर मुख्य रूप से कानून बनाए। केवल इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। चलिए अगली जो योजना है हमारे पास ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई, वो है हरित क्रांति। नाम बहुत ही फेमस है, आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। सबसे पहला सवाल तो हरित क्रांति यही पूछ लेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जुड़ाव है या हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई है ये क्रांति। सब लोगों को पता है इसका जवाब, खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, खाने के उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति है हरित क्रांति। ठीक, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हरित क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसका संबंध कृषि से है, यानी कृषि के तीव्र वृद्धि से है। इसमें हम क्या करते हैं, जो उत्पादन है उसको बहुत ज्यादा तेजी से करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हरित क्रांति में आपसे पूछ लेगा कि शुरू कब से हुई है, तो देखो ध्यान रखना है 1966 से लेकर 1967 के समय में ये शुरू हुई है। मुख्य रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद की अवधि है ये, जब ये पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। अच्छा, हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो ध्यान रखना मैक्सिकन एक प्रोफेसर हैं जिसका नाम है प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, या नॉर्मन बोरलॉग के नाम से इनको जानते हैं। अगर कभी पूछता है विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप जवाब देंगे नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन यदि भारत स्तर पर पूछ लिया तो भारत में इसके जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के, ठीक है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखेंगे, पेपर में यह भी पूछ लेता है कि हरित क्रांति के प्रणेता कौन है, किसकी प्रेरणा से ये शुरू हुई, तो देखो ये भी ध्यान रखना, इसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो माने जाते हैं बाबू जगजीवन राम। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये तत्कालीन समय में भारत के कृषि मंत्री थे, यानी इस समय में 1966 और 67 में जब भारत में खाने की बेहद कमी थी, उस समय पर काम कर रहे थे बाबू जगजीवन राम एक कृषि मंत्री के तौर पर। इसीलिए इनको माना जाता है हरित क्रांति का प्रणेता। हरित क्रांति क्या है कि खाने का उत्पादन हमें ज्यादा करना है, क्योंकि जिस समय में ये आई है उस समय में भारत में भीषण अकाल की स्थिति है, खाने का अभाव है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने शुरू की हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो है गेहूं और चावल पर। ध्यान रखना, अगर कभी पूछे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा, तो आपका जवाब होगा गेहूं और चावल। राज्यों की अगर हम बात करें कि राज्यवार आंकड़ा क्या है हरित क्रांति का, तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है साथियों पंजाब पर और हरियाणा पर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हरित क्रांति केवल पश्चिमी यूपी तक ही सीमित रही। पश्चिमी यूपी के जो इलाके हैं जो दिल्ली हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, वहां तक इसका प्रभाव देखने को मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। इसीलिए आप देखेंगे कि पश्चिमी यूपी के किसान पूर्वी यूपी की अपेक्षा अधिक समृद्ध हैं आज भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू किया और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। चलिए अगली जो हमारे पास योजना है साथियों वो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। आपको इसका डेट याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ, 1978 में। लिखा हुआ है 1977-1978 में केंद्र सरकार की 100% सहायता से शुरू हुआ मरुस्थल विकास कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो नाम से स्पष्ट है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मरुस्थल के विस्तार को रोकना, यानी जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है कृषि भूमि का, जो हमारी खेती करने योग्य भूमि है, जब वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है तो इसे बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। तो हमें ये प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़मीन जो है उपजाऊ बनी रहे, जिस पर खेती की जा सके। यदि वह मरुस्थल में बदल जाएगी तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो इसमें हम लक्ष्य रखते हैं कि मरुस्थल के विस्तार को रोकना है तथा जो मरु क्षेत्र हैं उनका आर्थिक विकास करना है। इस कार्यक्रम हेतु 1 अप्रैल 1999 में कोष आवंटन का तरीका बदल दिया गया। पहले क्या होता था, 100% इसमें जितना भी खर्चा होगा, यानी मरुस्थल को रोकने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो कौन देगा, वो देगा केवल और केवल केंद्र। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से इसको चेंज कर दिया गया। अब इसमें हो गया है 75 और 25। 75% इसमें देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% इसमें देता है स्टेट गवर्नमेंट। अब ये दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वर्तमान की यदि हम बात करें तो यह कार्यक्रम
पूरे भारत के 16 मरुस्थलीय जिलों में चल रहा है, जिनमें से अधिकांश जिले राजस्थान में मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये है मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो आया है 1978 में। आगे है साथियों ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इसका डेट तो देखो लिखा हुआ है। यह शुरू हुआ है साथियों कब, 15 अगस्त 1979 को, 1979 को ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ है 15 अगस्त 1979 को। अब कार्यक्रम क्या है, तो बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण युवक और युवतियों के लिए, ग्रामीण युवक और युवतियों के लिए प्रशिक्षण के द्वारा, यानी उनको ट्रेनिंग दे करके और अनुदान दे करके, अनुदान मतलब थोड़ा बहुत पैसा दे करके उनके लिए स्थायी आय के स्रोत सृजन करने का प्रयास किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। यानी जो गांव में रहने वाले युवा और युवतियां हैं उनको हम क्या करेंगे, पहले कुछ स्किल की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा दे करके उनको कोई ऐसा काम शुरू करवा देंगे जिससे उनकी आय का कोई परमानेंट सोर्स बन जाए। यानी एक तरीके से जैसे आज के समय में चल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसी का हम कह सकते हैं एक पूर्ववर्ती कार्यक्रम है। जैसे उन्हें कुछ हाथ की कारीगरी सिखा दी जाएगी, कुछ भी ऐसी चीज़ सिखा दी जाए जिससे वो उसको सीख करके फ्यूचर में कुछ कर पाएँ। जैसे मान लीजिए लकड़ी से बनने वाले कोई खिलौने हैं जो उन्हें बनाना सिखा दिया जाए, तो उनको बना करके वो घर में रहकर ही छोटे स्तर पर काम करके अपने लिए पैसे कमा सकते हैं। तो ये इस तरीके का कार्यक्रम था ग्रामीण युवा स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब है अपने लिए खुद रोजगार बनाना, ना कि किसी दूसरे की दुकान में जाकर के काम करना। ये स्वरोजगार नहीं हुआ, ये रोजगार हो गया। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जरा इसको समझते हैं। चलिए आगे, इसमें इंदिरा आवास योजना काफी महत्वपूर्ण है, इसका डेट आप लोग याद रखिएगा 1985। अब इंदिरा आवास योजना में है क्या, तो बहुत बेसिक बात है, आप इसमें बस एक लाइन इतनी याद रखना कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जितने भी समाज के SC ST लोग हैं, जो भी हमारे समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको मुफ्त में आवास उपलब्ध करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी SC ST समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों को 100% मुफ्त आवास उपलब्ध करवाने की योजना थी इंदिरा आवास योजना। ठीक है, बाकी इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को आवास के निर्माण में मौजूदा बेकार कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए पूर्ण अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। यानी वही चीज है, SC ST लोगों को हम क्या करेंगे, पूरा अनुदान देंगे जिससे वो अपने घरों को बना सकें या अपने घरों को बेहतर कर सकें। तो ये है साथियों इंदिरा आवास योजना, जिसमें SC और ST समुदाय को हम 100% पैसे उपलब्ध करवाएंगे जिससे वे अपना घर बना सकें। आगे इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मतलब हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये हो गया PDS। अच्छा, PDS में क्या होता है कि PDS में हम क्या करते हैं, किसानों से जो भी अति महत्वपूर्ण फसलें हैं, जैसे हम बात करें गेहूं की, चावल की, है ना, इनको हम किसानों से, सरकार इनको किसानों से महंगे दामों पर खरीदती है। उसके बाद क्या करती है, सरकार इन्हें अपने पास रख करके देश की गरीब जनता को सस्ते दामों पर बेच देती है। ठीक है, इसी को सामान्य भाषा में जब सरकार खुद अपना घाटा झेल करके आपको कोई चीज सस्ते में देती है, इसी को सामान्य भाषा में बोलते हैं सब्सिडी यानी छूट। अब किसानों से तो सरकार महंगे दामों पर ही लेगी, जो रेट चल रहा होगा मार्केट में उसी रेट पर लेगी, लेकिन वही अनाज किसानों से महंगा खरीद कर देश की गरीब जनता को 2 रुपए किलो में, 1 रुपए किलो में दे देगी। इसको बोला जाता है सब्सिडी। और इसी व्यवस्था को जब इस गरीब जनता को सरकार बहुत ही कम दामों पर आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करवाती है, इसी व्यवस्था को हम बोलते हैं PDS सिस्टम। अब ध्यान रखना, इसमें केवल खाद्य वस्तुएं सम्मिलित नहीं होती हैं, इसमें अखाद्य वस्तुएं भी आती हैं। जैसे मुझे याद है कुछ समय पहले तक जब हम लोग छोटे छोटे थे तो PDS सिस्टम के अंतर्गत मिट्टी का तेल भी मिला करता था, है ना। आज के समय में मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये दिया जाता था। तो न केवल खाद्य वस्तुएं बल्कि अखाद्य वस्तुएं भी इसके अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। कब से शुरू हुआ है, तो देश की आज़ादी के साथ ही शुरू हो गया, ये 1947 में ही स्टार्ट हो गया, है ना। और देखो लिखा हुआ है, यह देश में गरीबों के लिए सब्सिडाइज दरों पर खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों के वितरण का कार्य करता है। यानी PDS सिस्टम जो है इस तरीके से काम करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और यदि हम देखें तो देखो पीडीएस प्रणाली में समय समय पर कुछ बदलाव भी किए गए। जैसे अगला जो है इसका वो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी पहले तो क्या था, पहले था केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और इसको बना दिया गया साथियों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कब बनाया गया? 1977 में। अब यह है क्या? तो पीडीएस सिस्टम में जैसे क्या हो रहा था कि कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए लाया गया ये सिस्टम। इसमें जैसे क्या होता है कि इसमें हम ये इंश्योर करते हैं, हम इस बात का पूरा पुष्टि करते हैं कि पीडीएस का लाभ अधिक से अधिक गरीबों तथा जरूरतमंदों तक पहुंचे, है ना। यानी पीडीएस का वास्तविक लाभ जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने शुरू किया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम। और ये किस वर्ष आया है? 1977 में। ठीक है, पीडीएस में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि पीडीएस के अंतर्गत कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित हो गए थे जिनको पीडीएस के अंतर्गत मान्यता नहीं मिलनी चाहिए थी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होना चाहिए था। उनके पास भी राशन कार्ड है और वो भी इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं। जो इसके योग्य नहीं है उन तक भी इसका लाभ पहुंच रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए ये शुरू किया गया था। अच्छा, बाद में हम देखें तो इसमें एक सुधार और किया गया और लिखा हुआ है पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और ये आई है 1992 में, 1992 में। इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो इसमें हम इस बात को भी इंश्योर कर रहे हैं कि पीडीएस जो है, यानी जो पीडीएस सिस्टम की जो दुकानें हैं वो दूर दराज के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में भी पहुंच जाएं। यानी पीडीएस सिस्टम की जो दुकानें हैं वो केवल गांव तक ना रहें बल्कि उन स्थानों तक भी पहुंचे जो दूर दराज के हैं और मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र में पड़ रहे हैं। तो जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, दूर दराज के पिछड़े इलाके हैं, वहां पर भी पीडीएस सिस्टम पहुंचना चाहिए। यानी देश के गरीब और आदिवासी वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं वहां तक भी इसका लाभ पहुंचे। इसलिए हमने शुरू किया 1992 में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम। ध्यान रखना इनका डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ये भी पूछ लेगा कि ये क्यों शुरू किए गए थे एग्जाम में। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें आगे जरा हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो जब हम ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं तो ग्रामीणों के विकास के लिए ग्रामीणों, जब हमने क्या देखा? अभी हमने खाद्य प्रणाली को देखा कि किस तरीके से गांव में खाने का सिस्टम चल रहा है, सरकार खाने की व्यवस्था कर रही है। अब हो सकता है उल्टा सीधा खाना खा के आप बीमार हो जाओ, तो बीमारी में फिर आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए बनाए गए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनको बोलते हैं CHC। CHC का मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पेपर में बस इतना पूछ सकता है कि ये कितनी आबादी पर काम करते हैं, यानी कितनी आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काम करता है प्रति 1 लाख की आबादी पर। यानी अगर कोई ऐसा नगरीय क्षेत्र है या कस्बा है जिसकी आबादी करीब करीब 1 लाख है, तो उस 1 लाख की आबादी पर राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन मान लीजिए अगर आपके शहर या आपके कस्बे की आबादी 1 लाख से कम है तो वहां पर CHC नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगा आपको PSC, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आपने अपने गांव में अक्सर करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर देखा होगा, होता ही है। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहां पर बनाए जाते हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर बनाए जाते हैं जिस कस्बे में करीब करीब 30,000 की आबादी हो। गांव में, कस्बे में, फिलहाल गांव में तो 30,000 की आबादी नहीं होती है, तो जो कस्बे हैं हमारे उनमें यदि 30,000 तक की आबादी है तो वहां पर जो आपको स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा वो कौन सा होगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम बोलते हैं PSC। और यदि हम गांव स्तर पर आ जाएं, बिल्कुल गांव स्तर पर आ जाएं, तो यहां पर आपको मिलता है उप स्वास्थ्य केंद्र, यानी हेल्थ सेंटर। और हेल्थ सेंटर जो है ये आपको बिल्कुल गांव स्तर पर ही मिलेगा। नियम यहां पर यह है कि 5,000 की आबादी पर यह सामान्य रूप से होता है। जो सामान्य इलाके हैं, जैसे जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर 5,000 तक की आबादी पर यह आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप निवास कर रहे हैं किसी पहाड़ी इलाके में, किसी आदिवासी इलाके में, या फिर किसी मरुस्थलीय इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में, तो वहां पर सरकार ने नियम बदल दिया है, वहां पर यह 3,000 की आबादी पर भी काम करेगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ शॉर्ट में आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताया जो ग्राम विकास से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चलिए इसको, चलिए तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका डेट याद रखना
डेट है 1952, 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये यूपी में 1948 में ही आ गया था, उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर में। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद यदि हम देखें तो भूमि सुधार की स्टार्टिंग हुई है 1950 से 1960 के बीच में। भूमि सुधार का मतलब है कि भूमि का संकेंद्रण एक वर्ग के पास ना रहे बल्कि सभी लोगों के पास रहे। फिर हमने देखा हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न से जुड़ी हुई है, खाने से जुड़ी हुई है। इसके जो प्रणेता है वो है प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत स्तर पर है MS स्वामीनाथन। फिर हमने देखा क्या, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमें ये प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1978 से। इसके आगे बढ़े तो हमने देखा ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, जिसकी स्टार्टिंग हुई है 1979 से, कि गांव के लोगों को, जो युवक और युवतियां हैं, उनको अपना ही रोजगार खड़ा करने के लिए प्रेरित किया जाए। फिर हमने देखा इंदिरा आवास योजना, जिसके अंतर्गत SC और ST समुदाय को 100% जो है हम अनुदान देंगे कि आप अपना घर बनाइए। फिर हमने देखा साथियों सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS सिस्टम, जिसकी स्टार्टिंग हुई है 1947 से ही, जिसमें सरकार बहुत ही कम दरों पर लोगों को खाना उपलब्ध करवाती है। अभी आपने देखा होगा जब ये सब चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो सरकार ने फ्री कर दिया है। अब सरकार पैसा भी नहीं ले रही। पहले जो 2-4 रुपया सरकार ले रही थी, अब वो भी नहीं ले रही, वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल खाइए और मौज करिए। और फिर इसमें जो चेंजेस आए हैं वो हमने देखे, है ना, ये हमने सारा कुछ देखा। और सबसे अंत में हमने देखा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियाँ, किस तरीके से स्वास्थ्य प्रणालियाँ हमारे यहाँ काम करती हैं। तो ये हुआ आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।